जब हम कहते हैं ना पीएमएस, तो हमारे जहनों में आमतौर पे ये बात है कि शायद हम लोग कोई ऐसा इम्तहान देने जा रहे हैं कि जो बड़ा मुश्किल किस्म का इम्तहान है, और इस इम्तहान को देख के हम पता नहीं कितने सफराफ या अरस्तू या अफलातून बन गए। ऐसा नहीं है, बड़ा सादा सा इम्तहान है, बड़ा सादा सा इम्तहान है, और सादा सी इसकी टेक्निक्स हैं। जिसने इसको समझ लिया वो उसको क्वालिफाई करेगा। जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने पहली दफ़ा पीएमएस 15-20 दिन की तैयारी से दे के पास किया, तो दूसरी दफ़ा भी पास किया, थर्ड टाइम एलोकेट हुआ, तीनों टाइम मेरा पीएमएस रिटन क्वालिफाइड था, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि मैं अपने आप पे कोई वो गरूर करना चाहता हूँ, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि आप लोग मोटिवेट हों और आप लोग इस चीज़ को समझें कि वो कौन सी टेक्निक्स थी, वो कौन सी बातें थी कि जिनको मैंने अडॉप्ट किया तो मैंने इसको क्वालिफाई कर लिया और आप भी इसे कर सकें। यानी इसका मकसद हरगिज़ कभी भी मेरी तरफ से ये नहीं होगा कि मैं कहूँ जी मैं कोई बड़ी तोप चीज़ हूँ। आई एम अ सिंपल पर्सन लाइक यू पीपल। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करने वाला, कि जब मैं एग्जाम में अपीयर हो रहा हूँ तो मैं इसमें ये ABCDEFG इन चीज़ों का ख्याल कर रहा हूँ। दैट्स इट। आप लोग अगर इन चीज़ों का ख्याल करेंगे आप लोग भी इसको क्वालिफाई करेंगे। पीएमएस की खूबी ये है कि अनलाइक CSS इसके अंदर हिट ट्रेंड नहीं है, तो फलां सब्जेक्ट है ना उसको हिट कर दिया जाएगा, ये ट्रेंड नहीं है इसके अंदर। अगर आपने कोई सब्जेक्ट किया, मसलन आई रिमेंबर CSS के अंदर US हिस्ट्री को 1 साल हिट किया गया। एक दोस्त मेरे, बल्कि 6 दोस्त ऐसे थे जो सिविल सर्विस एकेडमी में तैयारी कर रहे थे, उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे, अगले साल ग्रुप इंप्रूव करने के लिए CSS दे रहे थे, जो एक बार CSS पास कर चुके हैं और अगले साल उनका US हिस्ट्री फेल हो गया। तो CSS में कभी कभी ऐसा होता है किसी एक सब्जेक्ट को टारगेट कर लिया जाता है, हिट कर लिया जाता है। वीडियो ठीक आ रही है जी? सही आ रहा है। अच्छा, तो जब मैं ये कहता हूँ ना कि CSS के अंदर सब्जेक्ट फिट हो जाता है, कोई चीज़ इस तरह की आ जाती है, तो उस टाइम पे वो होता है, वो किस्मत की बात है, सबके साथ ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये नहीं मैं कह रहा कि आप CSS की तैयारी ना करें, करनी चाहिए। दैट्स मुल्क की सबसे जो है ना सुपीरियर सर्विसेज हैं, लेकिन PMS में ये एज है कि इसके अंदर आपको आपके पास ऑप्शन होते हैं कि PMS के अंदर 3 ग्रुप्स हैं। एक आपके पास PMS ग्रुप जिसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, दूसरा आपका ये जो एक्साइज ग्रुप है, तीसरा आपका लोकल फंड एंड ऑडिट ग्रुप है। ठीक है जी। आमतौर पर इसी प्रेफरेंस में लोग इसको ले लेते हैं जब सीटें एक से ज्यादा आई हुई। जैसे पिछले साल ना एक्साइज की सीटें थी ना फंड एंड ऑडिट की थी, तो सारे लोग SNGAD में गए। ये जो SNGAD वाले होते हैं ये आपके जाके असिस्टेंट कमिश्नर या SOs लगते हैं स्टार्ट में, ये ETO लगते हैं जाके, और ये जो हैं आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स लगते हैं। सारी जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है जी। और इट डजंट मैटर कि हम किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, ये मैटर करता है कि हम लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई करना है और करने के बाद हमने एक अच्छी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। दैट्स इट। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ रहेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने रिटर्न कैसे पास करना है। जब इंटरव्यू की बारी आएगी ना, तब मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे पास करना है। अभी जो हमारा पूरा फोकस होगा दैट विल कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम। PMS के अंदर हर सब्जेक्ट में आपने 40 नंबर लेने होते हैं पास होने के लिए। यानी जैसे पंजाबी है, पंजाबी का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, दोनों में अलग अलग 40 लेने हैं। ये नहीं कि कलेक्टिवली 80 आ गए तो आप पास हो जाएंगे। इंग्लिश ऐसे में 40 लेने हैं, GK में 40 लेने हैं। मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता के उसके बाद फिर इंग्लिश ऐसे पढ़ाऊंगा। पहला सब्जेक्ट हमारा ऐसे है। इंग्लिश ऐसे के लिए हमारे पास जो एलोकेटेड टाइम होता है वो 2 आवर्स होता है। 2 घंटे के अंदर आपने एक ऐसे लिखना होता है, उसकी डिमांड होती है 1500 से 2500 वर्ड्स, कभी 2000 से 2500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। लेकिन आप लोगों ने अगर अच्छी अंग्रेजी के साथ 1300 वर्ड्स लिख लिए हैं तो आपका ऐसे फेल नहीं होता। 1300 वर्ड्स जस्ट। इंग्लिश ऐसे का अपना एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है। आज की हमारी क्लास चूंकि उसी पे बेस कर रही है, लिहाजा इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि जब क्लास का टाइम स्टार्ट हो उस पर मजीद बात करूँ। दूसरा पेपर है आपका प्रेसी
एंड कंपोजिशन। इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उसमें पहला है प्रेसी। जिस बंदे को प्रेसी बनानी नहीं आती, जिस बंदे को इंग्लिश की प्रेसी बनानी नहीं आती, वो बंदा कभी भी CSS PMS या कोई भी लैंग्वेज का इम्तहान पास नहीं कर सकता। जो लैंग्वेज का इम्तहान है, प्रेसी में हमने क्या करना होता है, प्रेसी में हमने जो गिवन पैराग्राफ होते हैं एक या एक से ज्यादा, उनको प्रिसाइज करके उनको हमने बिल्कुल छोटा करके 1/3 या बाज़ 1/4 या बाज़ अकॉर्डिंग टू द गिवन कमांड हम लोगों ने उसको बनाना होता है प्रेसी को। अगर प्रेसी जनरल पैराग्राफ हो तो हम 1/3 लेंथ बनाते हैं। अगर डायलॉग की शक्ल में हो, जैसे वो होता है कि अली अस्सलाम वालेकुम, अकरम वालेकुम सलाम, अली हाउ आर यू, अकरम फाइन, हाउ आर यू, जो इसका डायलॉग फॉर्म में होती है उसकी लेंथ 1/4 होती है प्रेसी की। तो प्रेसी की वजह से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर मजबूत होता है। जिन लोगों ने 20, 25, 30 प्रेसियां सही से की होती हैं और चेक करवाई होती है ना, उनका इंग्लिश ऐसे भी फेल नहीं होता। यानी प्रेसी की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जिन लोगों ने 25-30 प्रेसी अच्छी की हुई हो, उनका इंग्लिश ऐसे भी फेल नहीं होता। दूसरा सवाल इसमें आता है लेटर या एप्लीकेशन। इसमें से एक चूज करना होता है। लेटर या एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है, बातें हुई गिनी चुनी होती हैं, सिर्फ उस फॉर्मेट के नंबर होते हैं, लिहाजा ये आपका एक दिन में तैयार हो सकता है। सिर्फ एक दिन भी क्या, 2-3 घंटे में तैयार हो सकता है। अगर आप प्रेसी अच्छी लिखना जानते हैं तो आप एक प्रिसाइज सी बात लिखेंगे अपने लेटर या एप्लीकेशन के अंदर एंड यू विल बी सिलेक्टेड, दैट्स इट। तो ये आपके लेटर या एप्लीकेशन जो है ये क्या हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ इसका तरीका सीखना है और ये 1 मिनट का, 1 दिन का, 1 घंटे का काम है कि जितने टाइम में आप इसके स्ट्रक्चर को समझ सकें। तीसरा सवाल हमारे पास होता है यहाँ पे, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमेशा सेंस की होती है, ट्रांसलेशन लफ्जों की नहीं होती। जिसको ये जुमला समझ में आ गया कि हमने सेंस की ट्रांसलेशन करनी है, उस बंदे का कभी भी जो पेपर है वो फेल नहीं होता। इस बंदे को ये समझ आ गया। जिस बंदे को ये बात समझ में आ गई कि ट्रांसलेशन सेंस की होती है, उस बंदे की कोई मुश्किल नहीं है कि वो बंदा किसी भी चीज को शेयर कर लूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको बता दिया क्या कि ट्रांसलेशन कैसे होती है। ट्रांसलेशन के अंदर आपने सेंस का ख्याल करना होता है। जब आप सेंस की बात करते हैं तो सेंस से मुराद ये होता है कि लफ्जी मतलब देखने की बजाय जो उसका वो मुहावराती तर्जुमा बन रहा है, जो उसकी सेंस बन रही है। जैसे आपने वो अक्सर एक फनी डायलॉग सुना होगा कि
दिल खुशी से बाग बाग हो गया। अब उसके लिए वो एक फिल्म का डायलॉग था गार्डन गार्डन हो गया, तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इससे मुराद ये कि बहुत ज्यादा खुश होना, तो हम कहेंगे कि माई हार्ट फेल्ट इमेंस प्लेयर, ठीक है, या इमेंस जो है आई एम ह्यूजली जो है ना हैप्पी, या इस तरह से कोई भी लफ्ज आप बनाएंगे वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। क्योंकि ये अनसीन आती है, बहुत सारे लफ्ज दरमियान में ऐसे होते हैं जो हमने पहली दफा सुने होते हैं, या वो उर्दू अरबिक या फारसी की टर्म्स होती हैं। जैसे बेजेंटाइन वर्ड एक दफा आ गया इंग्लिश वो ट्रांसलेशन के अंदर, तो बेजेंटाइन का अगर नहीं आ रहा तो आप उसे दूसरे फॉर्मेट में लिख लें, यानी अगर इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो सिंपली उसको क्या कर लें, उर्दू में बेजेंटाइन लिख लें। यानी इंग्लिश में बेजेंटाइन लिखा हुआ था, उर्दू में आपको उसका मुतबादल नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, बे ये जेड और जाल ये नून टे छोटी ये नून, बेजेंटाइन इस तरह से बन जाएगा। सो ट्रांसलेशन जो होती है दैट इज सिंपल है, जितना ये सिंपल करेंगे इसको, जितना इसको सर पे सवार करेंगे उतना मुश्किल होगा। लेकिन ट्रांसलेशन सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंग्लिश ऐसे के अंदर, प्रेसी के अंदर जो हमारे थॉट्स हमारे जहनों में क्रिएट होते हैं, हम जो सोचते हैं वो पंजाबी में या उर्दू में या अपनी मदर टंग के अंदर सोच रहे होते हैं। जब हम उसको सोच रहे होते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, हमने अपने जहन के अंदर आने वाले ख्याल को ट्रांसलेट करना होता है। तो अगर आपकी ट्रांसलेशन अच्छी नहीं होगी तो आप ख्याल को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देन हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन के बाद इसमें करेक्शन बात बात आती है, कभी नहीं आती, लेकिन करेक्शन आपको आनी चाहिए। गिने चुनी चीजें मैं करवाऊंगा क्लास में। देन फिर आपके पास आ जाते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन। ये वो चीजें जिनको हमने टेक्निक से सीखना है। कुछ चीजें रट्टे वाली, जैसे इडियम्स। अब इडियम्स का कोई शॉर्टकट नहीं है, इडियम्स का कोई शॉर्टकट नहीं है। इडियम्स अगर आपने सीखने हैं तो वो आपने डिटेल्ड पढ़ने हैं, डिटेल्ड पढ़ने हैं और फिर उसके बाद आपने सीखने हैं। तो जब आप इडियम को पढ़ रहे हो तो मैं एक लेक्चर पूरा इडियम्स पे लूंगा कि इडियम्स को कैसे मेमोराइज किया जाता है और मेमोराइज करने के बाद इडियम्स को मेमोराइज करने के बाद कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। अक्सर लोगों को इडियम का बात का मतलब आता होता है, बट स्टिल दे आर अनेबल टू यूज दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इडियम इनटू द सेंटेंस। वो आप क्लास में सीख रहे होंगे। फिर इसके बाद आपके पास बुलावला जो भी चीजें आ रही होंगी डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारे पास दैट इज उर्दू। उर्दू के अंदर दो चीजें होती हैं, एसे एंड कंपोजिशन इसका नाम है इस पेपर का। जिन लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है ना, वो उर्दू को पास कर लें, बड़ी बात है। उनको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 70 नंबर लें, लेकिन जब हमारे पास टाइम मौजूद है तो वी नीड टू इम्प्रूव। हमें इम्प्रूव करना है। क्या इम्प्रूव करना है कि हम अपने इसको जो उर्दू की राइटिंग है इसको इम्प्रूव करें। उर्दू के अंदर अक्सर बात हमारे साथ ये होता है कि हम अल्फाज जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम उनकी सेंस को समझे बगैर सुने सुनाए अल्फाज यूज कर रहे होते हैं। पेपर बड़ा आसान होता है, 50 मार्क्स का इसमें ऐसे होता है, उर्दू ऐसे उसी स्टाइल पे लिखना होता है। बात का 30 का भी आ जाता है, लेकिन 50 का चलें। बात पेपरों में 30 का पीएमएस में होता है, 50 का एआरसीएस में होता है। 20 मार्क्स की या 15 मार्क्स की आपकी प्रेसी होती है। ट्रांसलेशन होती है इसमें इंग्लिश टू उर्दू। अगेन उसका तरीकेकार वही है 10 नंबर की। इसके बाद आपके पास आ जाता है इसमें शेरों की तशरीह, एक्सप्लेनेशन जो है शेरों की, 15 नंबर की आती है। करेक्शन आती है जुमलों की, 10 नंबर की आती है। और इडियम्स आते हैं 15 नंबर पे। इस तरह ये 100 नंबर का पेपर होता है। अब इस पेपर के अंदर सिर्फ अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और आप सिर्फ इसके सवालों की जो अटेम्प्ट करने का तरतीब है उसका थोड़ा सा ख्याल करें तो आप बाकी लोगों से 5-10 नंबर ऊपर ले सकते हैं, सिर्फ सवालों की तरतीब से। मसलन अगर आपको इडियम्स आते हैं और करेक्शन आती है तो ये आप सबसे पहले हल करें। जब आपके सारे इडियम्स या सारी करेक्शन ठीक होगी या 80% ठीक होगी ना, तो एग्जामिनर का माइंड बनेगा कि इसको उर्दू 80% आती है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा ऐसे पढ़े, पूरी प्रेसी तो शायद पढ़ ले, पूरी जो है शेरों की तशरीह पढ़े। तो वो क्या करेगा, इन जो 2 सवाल हैं, यानी ये जो हमारा 45 नंबर का पेपर है, ये 45 नंबर का पेपर जो उर्दू का एग्जामिनर है उसके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। वो मैक्सिमम देखेगा इडियम्स, करेक्शन, ट्रांसलेशन को थोड़ा सा देखेगा और प्रेसी को देखेगा, जो तलखीस जिसे हम कहते हैं। अगर ये इन सवालों में आपके नंबर अच्छे हैं तो एसे और एक्सप्लेनेशन के अंदर ऑटोमेटिकली अच्छे नंबर देगा। मैं डिटेल इसको उर्दू की क्लास में मजीद डिस्कस करूंगा। चौथा सब्जेक्ट हमारा
पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर जो बुरी चीज है थोड़ी सी, वो होती है कि इसके अंदर 20 फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, और सीएसएस पीएमएस वालों का आमतौर पे जो ब्लैंक्स वाला रुझान है ये कम होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आती है। तो अगर तो आपको 20 में से कुछ 14 की करीब आती हो तो ये सवाल आपने सबसे पहले हल करना है। अगर 14 प्लस आती हो तो यानी अगर फिल इन द ब्लैंक्स पाकिस्तान स्टडीज में आपको 14 से ज्यादा आती हो तो आप इस सवाल को सबसे स्टार्ट में हल करेंगे। और अगर ये आपको 10 से कम आती हो, 12, 13, 12 भी आती हो तो सवाल के स्टार्ट में कर लें। अगर 10 से कम आती हो, 12 से कम आती हो तो देन इसको आपने सबसे एंड पे हल करना है, इसलिए कि उसका माइंड आपके बारे में ना बने कि मैंने इसको 20 में से कितने नंबर देने हैं। बाकी आपने यहाँ पे 20/4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने होते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, अच्छा इसके जो पेपर है इसमें दो तरह के सवाल होते हैं पाकिस्तान स्टडीज में। एक वो होते हैं जो इशू बेस्ड होते हैं, जैसे पाकिस्तान में आबादी ज्यादा है तो उसकी वजह से हमें कौन से मसाइल का सामना है। मसलन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को आप किस नहज पे फ्यूचर में देखते हैं। मसलन कोई पॉलिसी ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है। कुछ होते हैं जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, जैसे शाह वलीउल्लाह की खिदमात पे नोट लिखना। अब जो बंदा हिस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चन करेगा वो बाकी लोगों से फर्क नहीं डाल सकेगा, वो आप भी वही लिखेंगे, मैं भी वही लिखूंगा, सारे लोग वही लिख रहे होंगे। शाह वलीउल्लाह की नई खिदमात तो आ नहीं जानी, वही है जो हिस्ट्री किताबों में लिखी है, वही जो सबने पढ़ी है। सो ऐसे सवालों के अंदर वो आपको 20 में से 8, 7, 9 नंबर दे रहा होगा। बट जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से मुतल्लिका होते हैं, जो पॉलिसी से मुतल्लिका होते हैं, इन सवालों के अंदर वो आपको 20 में से 14-15 नंबर भी दे देता। सो मैंने खुद पाकिस्तान स्टडीज में 75 मार्क्स सिक्योर किए, और मेरी अप्रोच क्या थी? अप्रोच ये थी कि आई वेंट फॉर द इशू बेस्ड क्वेश्चंस। जो इशू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, मैं लिस्ट करवाऊंगा, आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। और आई एम होपफुल कि अगर हम हर सवाल को फिर करने का एक तरीका होता है, पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन हो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो वो कैसे अटेम्प्ट करना है, डोमेस्टिक कोई इशू का क्वेश्चन हो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, एनालिसिस का क्वेश्चन हो उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पाकिस्तान स्टडीज के अंदर ये चीजें मैटर कर रही होंगी। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, तो हम इशू बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करेंगे। हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन जो हैं ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी रिक्वायर्ड है, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस। और हिस्ट्री वाले क्वेश्चन इन केस हम पढ़ेंगे जरूर क्लास में, ताकि अगर इशू बेस्ड क्वेश्चन में मार्जिन ना निकल रहा हो तो हम क्या कर सके, उसको हल कर सकें। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, फिफ्थ पेपर जो है वो हमारा ये है इस्लामिक स्टडीज का। इस्लामिक स्टडीज के पेपर के अंदर 20 एमसीक्यूज आते हैं और 20 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इसके भी गिने चुने सवाल है। पास पेपर उठा के देखिए ना तो आपको आइडिया होगा 10 से ज्यादा फील्ड्स नहीं है जिनसे वो क्वेश्चन पूछता है। मसलन पहला फील्ड है जिसमें इस्लामिक स्टडीज का क्वेश्चन हो सकता है, वो अकायद से मुतल्लिक है। अकीदे हमारे क्या हैं? तौहीद हमारा अकीदा है, रिसालत हमारा अकीदा है, किताबों पर ईमान हमारा अकीदा है, फरिश्तों पर ईमान हमारा अकीदा है। ये जो ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल आप पढ़ते हैं, अगर ये आपको आते हैं तो आप इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर लिख के चेक करवाएंगे तो मैं इसमें आपको मजीद बताऊंगा कैसे बचते। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो आता है इबादत से मुतल्लिक आता है, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, ये जितनी भी इबादत हैं इनको हमने कैसे टैकल करना है, तो ये इसमें आ रहा होता है। तीसरा क्वेश्चन सीरत नबी से आ रहा होता है, रसूल खुदा की पर्सनैलिटी एज ए रोल मॉडल, के रोल मॉडल है रसूल खुदा हमारे पास, तो उनका कभी आ जाएगा कि खवातीन से कैसा सलूक था, कभी आ जाएगा गुलामों से कैसा सलूक था, कभी आ जाएगा कि वो बतौर डिप्लोमेट कैसे थे, कभी आ जाएगा बतौर लीडर कैसे थे, कभी आ जाएगा बतौर वो जो है फैमिली मैन कैसे थे। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह के आ रहे होते, तो एक क्वेश्चन सीरत से आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा हुकूमती निज़ामों से मुतल्लिक, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और इसका ताल्लुक आपस में पूछ रहा होगा। एक क्वेश्चन आ रहा होगा इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन के ऊपर, कि जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन है, इस कल्चर एंड सिविलाइजेशन के वेस्ट पे क्या असरात है, वेस्ट की कल्चर एंड सिविलाइजेशन के हमारे ऊपर क्या असरात हैं, और क्या क्या चीजें कल्चर को बना रही होती हैं, और सिविलाइजेशन कैसे वजूद में आ रही होती है। और इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, वो जो सैमुअल पी हंटिंगटन का नजरिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का, तो वो उसके ऊपर इसको रिलेट करके दे सकता है। ठीक है जी। इस्लामोफोबिया पे क्वेश्चन आ सकता है,
OIC पे क्वेश्चन आ सकता है। ये गिने चुने टॉपिक्स हैं, इस्लामियात के 10-12 फील्ड्स हैं, उन 10-12 में से 7 पेपर में आने और आपने 4 करने हैं। सो इस्लामियात का सिलेबस भी बहुत लंबा नहीं है, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में अगर आप किताब स्टार्ट करें तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो चीज़ मैटर करेगी वो इवेल्युएशन मैटर करेगी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। छठा पेपर जो हमारा कंपलसरी में से है वो जनरल नॉलेज का पेपर। ये 100 MCQs होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें 40 मार्क्स ही लोगों के आते हैं, 40 मार्क्स ही नहीं आते। अक्सर लोग, जिन लोगों ने CSS की तैयारी की हुई होती है, TMS की तैयारी की हुई होती है, वो फेल हो रहे होते हैं जीके में। यानी सबसे ज्यादा जो फेलियर रेशियो है वो नंबर 1 पे जीके में है, नंबर 2 पे एसए में है। इन सब्जेक्ट्स में जो फेलियर रेट है सबसे ज्यादा जीके में है, जीके के बाद एसए में। तो जीके के लिए मैं मुसलसल 10 हफ्ते आपको डेली क्लास दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या आ रहे हैं, जो हमारे यानी आज से ऑनवर्ड 10 हफ्ते, हम आज तो करने, कल से ऑनवर्ड 10 हफ्ते मुसलसल हम जीके को पढ़ रहे हैं। समझ आ गई बात की? तो हम इतना पढ़ लेंगे कि अगर आपने क्लासें जो ली हैं वो ले लें और जो होमवर्क मिल रहा हो वो साथ साथ करते जाएं, तो ये पेपर जीके वाला फेल नहीं होगा। फोकस हमारा क्या होगा? फोकस हमारा ये होगा कि हमने इस तरह से तैयारी करनी है कि सारे सब्जेक्ट हमारे पास हों और हम लोग कोई 700 प्लस नंबर लें, तब जाके एलोकेशन होनी है। 700 से नीचे एलोकेशन नहीं होती। 600 नंबरों वालों की एलोकेशन बमुश्किल होती है। 600 वैसे पास करने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी है कि हमने 700 प्लस लेने हैं। 700 भी मैं कम बता रहा हूँ, 750 को टच करना है, लेकिन आपके पास बहुत ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें स्कोरिंग पोटेंशियल नहीं होता। ये हमारे पास टोटल कंपलसरी का सिलेबस है। पंजाबी का मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, पंजाबी के पेपर में 2 पेपर हैं। जेड़ा बंदा पंजाबी बोल लेंदा, जेड़ा बंदा पंजाबी गाने समझ लेंदा, उस बंदे का पंजाबी का पेपर फेल नहीं होना चाहिए। जेड़ा बोल लेंदा ते गाने समझ लेंदा, तो पंजाबी का पेपर फेल नहीं होना चाहिए। मैंने PMS पंजाबी टॉप की 165 नंबर लिए एंड आई एम अन पंजाबी वो इंडिया में पंजाबी या पाकिस्तान ए लाहौर वाली पंजाबी लिए उसी में बोल रहे हैं ये पंजाबी। मेरे कहने का मतलब जो पंजाबी सॉन्ग इंडिया वाले उसका वर्डिंग जो पाकिस्तान इंडियन से एक ही होते हैं, जुबान एक ही उनकी वो थोड़ी, वो तो उनके रिलीजन की वजह से कुछ वर्ड्स उसमें इनकलकेट हो जाएंगे ना, जुबान एक ही है पंजाबी। तो पंजाबी जो है ना, इसके अंदर मुझे कभी भी किसी सवाल में 5 से 6 से ज्यादा शेर नहीं आते थे। लोगों ने 20-20 शेर रट्टे मारे होते हैं। बट अगेन इसके अंदर एक टेक्निक है, और टेक्निक ये है कि जो अल्फाज आप अपने घर में नानी से, दादी से, नाना से, दादा से इनसे सुने हुए हैं ना, और वो अल्फाज आपको आजकल की लैंग्वेज में नजर नहीं आते, उनकी एक लिस्ट बना रहे और वो आपने पेपर में प्रोड्यूस करके आना है। मैंने ये टेक्निक अपनाई एंड आई सिक्योर्ड 165 मार्क्स। जो नानी दादी से अल्फाज सुने थे ना, इवन द पर्सन जिससे मैंने नोट्स लेके पढ़ रहा था, आखिरी टाइम पे मैंने अपने नोट्स नहीं बनाए थे पंजाबी के, तो पढ़ रहा था, उसके 150 आए, मेरे 165 आए। सो ये क्या है कि एक टेक्निक होती है, अगर आप उस टेक्निक को फॉलो कर लोगे पंजाबी के, जब मैं क्लास स्टार्ट करवाऊंगा बताऊंगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे, अगर उन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो हम 150 प्लस क्रॉस कर देंगे पंजाबी में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इस सब्जेक्ट की जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो 120-30 के दरमियान है। अगर आपने प्रिपेयर किया हो, मैं क्लास में करवाऊंगा, पब्लिक का डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। और कौन सा हमारा सब्जेक्ट है? मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन के टोटल 20 सवाल हैं, टोटल 20 सवाल हैं सिलेबस में। जो टॉपिक्स है इसके 20 टॉपिक्स हैं, और इन 20 टॉपिक्स में से भी 5-6 सवालों पर ओवरलैपिंग है। यानी अगर आप उसको ओवरलैपिंग क्वेश्चन को मिला के पढ़ें तो 15 क्वेश्चन बनते हैं। इन 15 में से 14 सवाल पेपर में आने हैं और आपने 10 साल करने हैं। सो मैथ्स कम्युनिकेशन बहुत ईजी सब्जेक्ट है। फर्क कहाँ से पड़ेगा कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो। तो आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि हम इसकी तैयारी करेंगे, तैयारी करते हुए कैसे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों से कि जो लोग तैयारी नहीं कर रहे होते या खुद से तैयारी कर रहे होते हैं, या उन लोगों को आप मेरे जैसा अच्छा टीचर नहीं मिला होता। ठीक है। इवैल्यूएशन, जब हम वर्ड इवैल्यूएशन कहते हैं ना, CSS और PMS के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है। इवैल्यूएशन, जस्ट इवैल्यूएशन पढ़ हर बंदा सकता है। आप लोग सारे ग्रेजुएट्स हैं, आप लोगों ने सारों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, आप लोग सारे के सारे ऐसे हैं कि जो अंग्रेजी अखबार पढ़ें तो आपको समझ आती है। तो आप में से कौन सा ऐसा शख्स
कि जिसको ये ज़रूरत हो खड़े हो के यहाँ पे A to Z एक पूरे लेक्चर को डिटेल डिस्कस किया जाए, सिर्फ खास एक टॉपिक को, ताकि जो है ना वो आपको ABC समझाएगी। पढ़ आप सारे सकते हैं, बंदा घर बैठ के किताबें खरीद के पढ़ सकता है, बट असल चीज़ है इवैल्यूएशन कि आप जो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पेपर की डायरेक्शन ठीक है ना, दो बंदों को मैं सेम किताब दूं और उनका सेम टाइम दूं पढ़ने के लिए, या उनको मैं कहूं कि आप अपना मर्जी का टाइम ले लें और सिर्फ पढ़ना इस किताब में से है, उसके बाद उनका पेपर लो, तो दोनों का पेपर एक जैसा होगा? नहीं होगा। जो अच्छा पेपर होगा ना उसके लिए जरूरी होगा कि आपकी इवैल्यूएशन अच्छी हो, और इवैल्यूएशन जब मैं कर रहा हूँ आपकी, तो उसके अंदर मैं आपको अच्छा खासा काम करवा रहा हूँ। आज आप क्लास में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं? 2 4 6 8 10 12 18 20 इस क्लास में बैठे हैं, कोई 18 20 में है ऑनलाइन क्लास में, ये 40 की क्लास बनेगी। इस 40 की क्लास में जब सेशन खत्म होगा ना, तो आपको बताओ कितने लोग बचेंगे? 6 से 7 बंदे, क्योंकि आप में से अक्सर भाग जाएंगे किस चीज़ से डर के? इवैल्यूएशन से। ये इवैल्यूएशन करवानी पड़ती है, काम लिख के चेक करवाना पड़ता है। हम लोग ने शॉर्टकट ढूंढते हैं, अफसर भी बनना है तो पढ़ना भी कोई नहीं, लिखना भी कोई नहीं, काम भी कोई नहीं करना। जो वो 4-5 बचेंगे ना, उन लोगों से मेरी गारंटी है कि उनका PMS पास होगा, जो एंड तक साथ चलेंगे। जो दरमियान में से रास्ता छोड़ के भागेंगे उनका PMS पास नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू दिस। जो बंदे इवैल्यूएशन नहीं करवाएंगे, मैं 1 दिन कहूंगा, 2 दिन कहूंगा, 4 दिन कहूंगा, जो बंदा सीरियस ही नहीं हो रहा था, तो मैं क्यों केयर करूंगा उसकी? आप बच्चे थोड़ी है कि मैं आपको स्ट्रिक लेके पढ़ाना शुरू कर दूं। तो जो बंदा अपना काम नहीं चेक करवा रहा होगा, वो बंदा भी क्वालिफाई नहीं करेगा। तो इवैल्यूएशन इज द की। सिर्फ जीके का सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर क्लासें लेके आप पढ़ लें, इवैल्यूएशन ना भी करवाएं तो आपके पास होने के चांसेस हैं, वो जो MCQs पेपर है। बाकी जो 1100 नंबर का पेपर है, ये कंप्लीटली इवैल्यूएशन पे बेस्ड करेगा, और पढ़ेंगे सारे लोग एक जैसा। जो लोग लिख के चेक करवाएंगे और जो उनको रेक्टिफाई की जाएंगी चीजें, उसको जो लोग समझ जाएंगे, तो उन समझने वाले लोगों के लिए यूँ समझ लें कि पास होने के चांसेस 99% हो जाएंगे। और जो नहीं करेंगे, फॉलो नहीं कर रहे होंगे चीज़ों को, जो ये समझ रहे होंगे कि अच्छा वेखी जाएगी पेपर होएगा, वो पेपरों में पास नहीं होंगे। तो इवैल्यूएशन हम डेली बेसिस पे हमारा पढ़ने का स्ट्रक्चर क्या होगा? मैं इंग्लिश ऐसे कि आज बेसिक्स करवाऊंगा कुछ, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दूंगा, आप लोग कल लिख के लाओगे। पहले हम कोई कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लाइक इंग्लिश प्रेसी पढ़ेंगे हम, और उसके साथ फिर जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं यहाँ बैठूंगा और आप लोग मुझे अपनी सारे लोग इवैल्यूएशन करवाते जाएंगे, जिसकी होती जाएगी वो जाता जाए, अगर बाकियों की देखनी है तो बैठा है। इस तरीके से हम होंगे। 1 घंटे का लेक्चर होगा, 1 घंटा तकरीबन हमारा इवैल्यूएशन मिलेगा। रमजान में ये स्केड्यूल होगा। रमजान के बाद हमारा स्केड्यूल ये होगा कि हम 2 घंटे की क्लास लिया करेंगे और 1-1.5 घंटा इवैल्यूएशन करवा करेंगे। रमजान में 2 घंटे क्लास है, रमजान के बाद 3 घंटे क्लास है। बुक्स रिकमेंडेड, आज इसको नोट कर लें। आपने कौन कौन सी बुक्स लेनी है? इसको नीट तरह नोट कर लीजिएगा, बाद में कुछ डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिएगा, ताकि क्या हो जाए सारे लोग जो नहीं नोट कर सकते उनको भी। ऐसे के लिए कोई बुक नहीं है, इंग्लिश ऐसे के लिए कोई बुक नहीं है। आप लोगों ने खुद से चीजें लिख के चेक करवानी है, किसी बुक को फॉलो नहीं करना। जो रूल्स बता रहा हूँ उसके मुताबिक लिखना है। उसको विकिपीडिया से, गूगल से कहीं जाके पहले 2-4 दिन पढ़ने की इजाजत होगी, उसके बाद आप स्पॉन्टेनियसली लिख रहे हो। तो ऐसे के लिए आपने कोई बुक परचेज नहीं करनी। अगर किसी का मुझे लगा बहुत मसला है तो फिर मैं उसे बुक रिकमेंड करूंगा। जो प्रेसी का पेपर है, इसके लिए आपने सादत अली शाह साहब की बुक लेनी है। वो इल्मी वालों ने छापी है, सादत अली शाह की बुक, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। तीसरे नंबर पे है हमारे पास एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। नाम लिखें इसका ना प्रोफेसर का, तो पता चल जाएगा। उर्दू के लिए आप कलीदे उर्दू ले लें, इशफाक में रखी है। पाकिस्तान स्टडीज की बुक है, पाकिस्तान अफेयर्स के नाम से, इकराम रबानी।
इस्लामिक स्टडीज के लिए आपने 2 बुक लेनी है। एक लेनी है रहीक अल मखतूम, 250-300 रुपये की बुक है, आसानी से उर्दू बाजार से मिल जाती है। और दूसरी बुक आपने लेनी है इकबाल चद्दर की। जनरल नॉलेज के लिए आपने बुक लेनी है, एक आपने लेना है कैप्सूल जनरल साइंस का, जनरल साइंस का ये एमसीक्यूज पेपर है ये हमारा, इसमें एक से ज्यादा बुक्स चाहिए होंगी हमें। आपने एक कैप्सूल लेना है किसका, जनरल साइंस का, एक आपने कैप्सूल लेना है जनरल नॉलेज का, और एक आपने ले लेनी है वो इंसाइक्लोपीडिया कारवान का। लेकिन इसके अंदर जो मेरे लेक्चर होंगे वो भी साथ लेंगे तो ये पेपर फेल नहीं होगा। ये हमारी कंपलसरी की बुक है, बुक्स ये आपने किताबें लेनी। ऑप्शनल पे आ जाए, ऑप्शनल में आपने पंजाबी, इसके लिए आपने लेनी है बुक्स कमर हसनैन कादरी की। ये कमर हसनैन कादरी की सीएसएस के लिए अलग बुक है, पीएमएस के लिए अलग बुक्स है। आपने पीएमएस की दोनों बुक्स लेनी है 1 और 2, ये दोनों किताबें लेनी है आपने कमर हसनैन कादरी की पीएमएस 1 और 2। मैथ्स कम्युनिकेशन के लिए आपने एडवांस वालों की बुक ले ले, राइटर का नाम मिले आपने, लेकिन लेनी पीएमएस की है, सीएसएस की बुक नहीं लेनी। अगेन मैथ्स कम्युनिकेशन में पीएमएस की बुक लेनी है, सीएसएस की नहीं। प्लस अगर आप लोगों को लगे कि मुझे एक और किताब पढ़नी चाहिए तो आबिद तिहामी की बुक है जर्नलिज्म के नाम से, वो ले लो प्लीज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों का वो लेंगे सुल्तान खान की किताब, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय सुल्तान खान। सोशियोलॉजी जिन लोगों की है वो लोग लेंगे, एक तो वो हॉर्टन हंट लेंगे, हंट लेते थे सर, प्लस पाकिस्तानी एक राइटर है अब्दुल हमीद तगा, साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इनकी किताब लेंगे। सोशल वर्क के लिए जेडब्ल्यूटी की किताब लेंगे, जो भी हो। और कौन सा सब्जेक्ट रहेगा किसी में? सोशल वर्क जेडब्ल्यूटी। पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस में आमतौर पर रिकमेंड नहीं कर रहा था पीएमएस के लिए, क्योंकि उसमें ना मैथ्स कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में है, मैथ्स कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में होने की वजह से पॉलिटिकल साइंस आप 2 महीने में पढ़ के जितने नंबर लेंगे उस तरह मैथ्स कम्युनिकेशन 2 दिन में पढ़ के नंबर दे देती है। तो मैथ्स कम्युनिकेशन जरा आसान सब्जेक्ट था, बट स्टिल जिन लोगों ने रख लिया चाहिए तो हो नहीं सकता, तो उसके लिए आप अली नकवी की किताब ले लें। अली नकवी जानते हैं आप? हाँ, जेडब्ल्यूटी के पढ़ाते हैं, उनकी किताब ले लें, क्योंकि इस टाइम में कोई और बुक पढ़ना जो उसकी फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट या कोई और वो किताबें जो इसकी टेक्स्ट बुक्स हैं वो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मेरे पास मेरे नोट्स भी बने हुए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के, जिनको चाहिए होंगे मैं ईमेल कर दूंगा वो। गॉट इट? किताबों के हवाले से भी क्वेश्चन, बट इन दी एंड मैं फिर ये कहूँगा कि ये किताबें सिर्फ हमें रहनुमाई फराहम कर रही होंगी, हम लोगों ने इन किताबों पे 100% तकिया नहीं करना। जब हम सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो हमें लगता है ना कि ये इस्लामिक स्टडीज की बात है और ये पाकिस्तान स्टडीज में भी रेलिवेंट लग रही है, और पढ़ी हमने इस्लामिया की किताब में थी तो हम पाकिस्तान स्टडीज में वो लिख के आए। हमें लग रहा है कि पंजाबी की कोई बात थी और वो हमें पाकिस्तान स्टडीज में रेलिवेंट लग रही है, हम उसमें लिख के आए। हमें लग रहा है पंजाबी में हमने कोई चीज़ पढ़ी थी वो इंग्लिश ऐसे से रेलिवेंट लग रही है तो हम उसमें लिख के आएंगे। यानी इसमें जो तैयारी होती है ना वो बड़ी होल अप्रोच होती है उसके अंदर। उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो है ना ये तो सिर्फ मैंने इसमें पढ़ा था, मैथ्स कम्युनिकेशन में पढ़ा था तो इसको हम पब्लिक एड में यूज नहीं कर सकते। सवाल ये आपके ना ओवरलैप हो रहे होंगे। तो आप लोगों ने अगर कोई अच्छी बात मैथ्स में पढ़ी है
और आपको लगता है कि पब्लिक एड इस क्वेश्चन में ये लगाई जा सकती है, तो उसको आपने लिख के आना है। पीएमएस की अप्रोच ये है कि जितने सफ़े ज़्यादा काले करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। काले से मतलब ये नहीं कि फेंक के आ जाओ, जितने ज़्यादा सफ़े लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। ये इसकी वो बीए वाली अप्रोच है। इसके जो एग्जामिनर होता है वो भी बीए स्टाइल के एग्जामिनर होता है। सीएसएस लेवल की तरह नहीं है कि जी क्वालिटी प्रोड्यूस करो, चाहे थोड़ा भी लिखो तो आप को पास होने के चांसेस हैं। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा लिख के आओगे तो तब जाके अच्छे नंबर आएंगे। सो आप लोगों ने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सर मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि इस्लामिक स्टडीज़ जो है ये इंग्लिश में रखा जाए कि उर्दू में, और इसी वाले से बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं पूछना चाहूँगा कि बाकी सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश में अटेम्प्ट करें या उर्दू में अटेम्प्ट करें, क्या है? ओके, इनमें देखें आपके पास पहले दो सब्जेक्ट तो डेफिनेटली इंग्लिश में होंगे, तीसरा सब्जेक्ट लाजमी तौर पर उर्दू में होगा। और ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम इंग्लिश में लें या उर्दू में लें। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि हमने चूँकि बचपन से जो इस्लामिक टर्म्स हैं वो उर्दू में पढ़ी हुई हैं, हम लोगों के लिए वो नई नहीं है। मसलन वज़ू है, अंग्रेज उर्दू में हम इसे वज़ू कहेंगे, अरबी में वज़ू लिख लेंगे, उर्दू में वज़ू लिख लेंगे, लेकिन इंग्लिश में जब एब्लूशन हम लिख रहे होंगे तो हो सकता है हमारा स्पेलिंग ही गलत हो। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस्लामिक स्टडीज़ इज़ टू बी ऑप्टेड इन उर्दू, वाइल पाकिस्तान स्टडीज़ जो है ये आपने इंग्लिश में लेनी है, क्योंकि बचपन से और जितने आर्टिकल्स और अखबार हम पढ़ रहे होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। और इंग्लिश में होने की वजह से बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिनको उर्दू में हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मसलन पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक डेप्थ ऑफ पाकिस्तान को उर्दू में क्या कहेंगे? पाकिस्तान की तस्वीराती गहराई। अब तस्वीराती लफ्ज़ कितने लोगों को आता होता है? सो आई वुड सजेस्ट कि पाकिस्तान स्टडीज़ को, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल साइंस की, आईआर की, सोशियोलॉजी की टर्म्स होती हैं और उन टर्म्स को उर्दू में ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है। सो पाकिस्तान स्टडीज़ को आप इसमें ऑप्ट करें, इंग्लिश में ऑप्ट करें, इस्लामिक स्टडीज़ को उर्दू में ऑप्ट करें। पंजाबी तो डेफिनेटली पंजाबी नहीं होना है। मैथ्स कम्युनिकेशन और पब्लिक एड को भी इंग्लिश में ऑप्ट करें, क्योंकि इनकी भी जो टर्म्स हैं अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करने बैठ जाएंगे तो फिर हम सब्जेक्ट तैयार ही नहीं कर सकते। और सादा सादा टर्म्स होती हैं, मतलब कंसाइज वर्ड है उसके लिए भी वर्ड जामे इस्तेमाल होना है, ब्रीफ के लिए भी जामे इस्तेमाल होना है। अब अंग्रेजी के अंदर कंसाइज और ब्रीफ दो अलग अलग हेडिंग्स बन जाएंगी, लेकिन उर्दू में बनाएंगे तो जामे सिर्फ एक ही हेडिंग बनेगी। समझ आ रही है बात? सोशल वर्क भी इंग्लिश में। सोशल वर्क भी इंग्लिश में। सर मैं क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी इंग्लिश में ही पढ़ी है। हाँ, जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ी है वो इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, जिन्होंने थ्रू आउट इंग्लिश में पढ़ी है वो इंग्लिश में अटेम्प्ट करें। तो आई विल बी अवेलेबल इन बोथ मीडियम्स, ठीक है? जैसे ये जो आपने बुक लिख रही है इस्लामिक स्टडीज़ की बात चल रही थी, ये मैंने पता की थी मार्केट में, ये उर्दू में तो अवेलेबल है स्पेसिफिकली फॉर पीएमएस। परिंदा की लेना परिंदा चुता है इंग्लिश की, ठीक है? तो क्वेश्चन इनमें से है करें और बाकी लोग नंबर सब नहीं दिया इसका, दो रेट का नया है। सर फिलॉसफी के लिए क्या है? फिलॉसफी है कहाँ से पढ़ा है? सर अभी तो मैंने यूट्यूब वगैरह से देखा है, मतलब कि थोड़ा अच्छा लगा था। फिलॉसफी इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इन पीएमएस, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है और टेक्निकल है। तो मैं इसलिए लिखवा रहा था कि हमारे पास फिलॉसफी में कोई अच्छा टीचर किसी भी जगह अवेलेबल नहीं। मेरा अपना फिलॉसफी नहीं था, लेकिन स्कोरिंग है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। साइकोलॉजी अगेन उसका हमारे पास टीचर नहीं है किसी भी जगह पे अवेलेबल। मैंने कोई टीचर नहीं देखा जो साइकोलॉजी पढ़ाता हो, लेकिन जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है वो लोग इसको जरूर आपको। और कोई क्वेश्चन? सर मोस्टली स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस करके हैं, जैसे आप कह रहे हैं ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे? पॉलिटिकल साइंस इज अ गुड सब्जेक्ट। आप लोग जो पेपर लिख के चेक करवाएंगे, मैं चेक करके भी दूंगा उसके पेपर्स। जो टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्यूरी होगी, उसको भी मैं एड्रेस कर दूंगा, लेकिन क्लास के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। सर ये इस तरह से मतलब ये पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और पंजाबी बड़ा ऑर्गेनिक सा कॉम्बिनेशन बना रहा है, इसलिए अच्छा कॉम्बिनेशन, ये 450 प्लस वाला कॉम्बिनेशन 150 तीनों में आ सकते हैं। नहीं सॉरी, पॉलिटिकल साइंस के 130 है, बाकियों में 150 आ सकते हैं, 430 420 का। पॉलिटिकल साइंस का 130 ऊपर जाना है।
तो क्या फॉर्मूले क्या रेसिपी उसकी पेपर लिखना है, पॉलिटिकल जार्गन्स यूज करने हैं, उसके अंदर फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स ऐड करनी है, वही जो सारों में होते हैं रेसिपी सेम है। रख तो लिया है सारी बात इसको मैं extra करवा mile मैं जाके। करवा दूंगा, चेक कर दूंगा। और क्वेश्चन, सर ये पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है? जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कम से कम 5 महीने पड़े हैं, लेकिन अभी तक ये एक सोर्स से आई है, किसी दूसरे सोर्स से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो सकी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपके जुलाई अगस्त में जाके पेपर होंगे, शायद इससे भी डिले हो, लेकिन जुलाई अगस्त क्या मानो? जो वो कितने टाइम ठीक है सर? टाइम डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पे। एक बंदा है जिसने सारी जिंदगी किताब खोल के नहीं देखी और वो कहे जी मैं 15 दिन में 20 दिन में पढ़ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जिस बंदे का बैकग्राउंड अच्छा है और वो रिसेप्टिव माइंड रखता है, यानी बात को समझता है और फिर उस पर अमल करता है, तो उसके लिए 2 महीने भी मोर देन इनफ होते हैं। और जो बंदा रिसेप्टिव माइंड नहीं रखता, उस बंदे के लिए तो 2 साल भी कम होते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दी, हमारा 5 लोगों ग्रुप था, तो मेरे साथ ऐसे लोग थे जो 3-3 सालों से तैयारी कर रहे थे, तो वो पास नहीं हुए और मैं तकरीबन आपको बताया सिर्फ ऐसे पढ़ा था, बाकी 15 दिन में किताबें जो है सिर्फ रिवाइज के पेपर में बैठा पास हो गई। सो ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने पुराने इस गेम के खिलाड़ी हैं, ये डिपेंड करता है कि पेपर में आप ठीक लिख के आए हैं। उसे नहीं पता आपकी पहली अटेम्प्ट है चौथी है, CSS PMS में ला गया, तो उसे ये पता है कि अगर पेपर आपने उसके मुताबिक लिखा है तो वो आपको नंबर दे, तो वो आपको नंबर देगा, अदरवाइज भूल देगा। गॉट इट? दैट्स इट। हम आते हैं इंग्लिश ऐसे की तरफ। इसकी तस्वीर बना लें, मैं आपको ये कर देता हूँ, रूम में सेंड कर दूँगा। एक क्वेश्चन है, जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे होगी? वो लोग मुझे अच्छे कैमरे के साथ तस्वीर बना के भेजेंगे और मैं उनको वो उसमें जब जूम क्लास के अंदर उनकी स्क्रीन शेयर करके साथ बोलता जाऊंगा, बताता जाऊंगा ये गलतियां आपकी, उनकी वैल्यूएशन ऐसे होगी। अच्छा जी, इंग्लिश ऐसे, जब हम कहते हैं इंग्लिश ऐसे, तो हमारे ज़हन में ये आता है कि जो टॉपिक आया है हमारे सामने, हम उसके ऊपर अंग्रेजी के अंदर सफ़े काले करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि PMS में सफ़े काले करने से अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसे में नहीं। जब हम कहेंगे इंग्लिश ऐसे, तो उससे मुराद एक सर्टेन किस्म का कंस्ट्रक्ट है। मैंने वर्ड यूज किया कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाई हुई चीज। और इंग्लिश ऐसे जो CSS और PMS का है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे वो आपसे ये कहता है कि इसको आपने खुद लिखना। जो बंदा किसी दूसरे का पढ़ा हुआ ऐसे वहां पे रिप्रोड्यूस करके आएगा, वो बंदा इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाएगा। वो बंदा इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाएगा जो दूसरे का ऐसे लिख के आएगा। ऐसे का अपना एक खास स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना होता है। अगर हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा ऐसे कभी भी पास नहीं होगा। टाइटल जो होता है इंग्लिश ऐसे का, वहां से स्टार्ट करके कंक्लूडिंग लाइन तक इसका एक सर्टेन स्ट्रक्चर है। टाइटल के बाद हमारे पास आती है आउटलाइन, फिर आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन, फिर आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। ये ड्रा करें मेरे साथ, आप लोग भी पेजेस पे ड्रा करें, और देन आता है कंक्लूजन। इंग्लिश ऐसे के जो असेंशियल पार्ट्स हैं उसमें टाइटल है, आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी पैराग्राफ्स हैं एंड कंक्लूजन। इनकी लेंथ बता देता हूं आपको। आउटलाइन तो दो तरह से लिखी जाती है, डिटेल क्लास होगी इस पे। इंट्रोडक्शन की लेंथ होती है 150 से 200 वर्ड्स।
इंट्रोडक्शन इज द एग्जेक्टिव समरी ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स। अगर इन बॉडी पैराग्राफ्स की आप प्रेसी बनाएं तो वो प्रेसी इंट्रोडक्शन होगा। जितने आपने बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं इनकी आप अगर समरी बनाएं तो उस समरी का नाम क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। बॉडी पैराग्राफ्स जो होते हैं ये आपने 10 से 12 बॉडी पैराग्राफ लिखने होते हैं और 10 से 12 पैराग्राफ में हर पैराग्राफ की जो लेंथ होती है वो 80 to 120 वर्ड्स होती है। एक पैरे के अंदर कितने अल्फाज होते हैं? 80 से 120 अल्फाज और कंक्लूजन जो है 60-70 लफ्जों का होता है। ये हमारा बुनियादी सा स्ट्रक्चर है इंग्लिश एसे का। फिर टाइटल आपने देना है, आउटलाइन लिखनी है, आउटलाइन के पॉइंट्स ही होते हैं। इंट्रोडक्शन, आपके आउटलाइन के वर्ड्स जो हैं वो ऐसे वर्ड्स में काउंट नहीं होते। तो ये देखो अगर 200 वर्ड्स ये हैं, 1000 वर्ड्स ये हैं, 1200 और ये तकरीबन 1300 वर्ड्स अगर हो ऐसे में तो पास हो जाते हैं। लास्ट ईयर का जो ऐसे था उसने डिमांड किए थे 1500 से 1600 वर्ड्स। 2 घंटे टाइम होता है। अगर आप इससे ज्यादा लिखने की ट्राई करेंगे तो आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। इनकम्प्लीट ऐसे को उसकी मर्जी है पास करें या ना करें। तो क्या करना है, 1500-1600 से मांगा है, हमको 1300 वर्ड्स लिख के आएंगे और 2 घंटे के अंदर 1300 वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस आप मेरे साथ यहाँ पे कर रहे होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिक। इंग्लिश ऐसे के अंदर लोग फेल क्यों होते हैं? पहले नंबर पे फेल होने की वजह होती है कि उनको टॉपिक कंप्रीहेंशन नहीं होती। टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ब्रीड्स वायलेंस। इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ब्रीड्स वायलेंस। इस पे जो लोग फेल हुए थे इस ऐसे को लिख के, उन लोगों ने इसके यहाँ जस्टिस से मुराद लिया था अदालती जो जस्टिस होता है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जस्टिस होता है। उसने बड़ा क्लियरली लिखा था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वो जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी उसकी तरफ हवाला था यहाँ। लेकिन जिसने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को नहीं समझा और इस टॉपिक पे लिख दिया वो फेल हो गया। इसी तरह से एक टॉपिक है सीएसएस में, द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जिन लोगों ने थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज लिखे वो फेल हो गए, जिन लोगों ने काजेज इफेक्ट सॉल्यूशन लिखा वो पास हो गए। क्योंकि द थ्रेट ऑफ था, अगर होता ना थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज तो फिर सिर्फ आपने थ्रेट्स लिखने हैं। जब उसने लिखा द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज तो यह द थ्रेट ऑफ ने एज एन एडजेक्टिव काम किया, एक्चुअल इशू क्लाइमेट चेंज ही था। तो क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आएगा तो आप काजेज इफेक्ट्स ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप पास हो जाएंगे। जिन लोगों ने थ्रेट्स लिखा उन्होंने टॉपिक को कंप्रीहेंड नहीं किया, उसकी वजह से वो फेल हो गए। तो टॉपिक कंप्रीहेंशन के लिए सादा सा फार्मूला अपने पास लिखना चाहें तो लिख लें कि जिस टॉपिक की आप लफ्जी और इस्तिलाही ट्रांसलेशन कर सकें उस टॉपिक को आपने अटेम्प्ट करना। लफ्जी भी और इस्तिलाही भी, वर्बल या लिटरल मीनिंग भी और फिगुरेटिव मीनिंग भी। जिसको ये दोनों चीजें जिस टॉपिक की समझ आए, फिगुरेटिव मीनिंग भी और ये बाज का टॉपिक के अंदर ना एक जानबूझ के उसने आपको वो किया हुआ होता है, कंफ्यूज किया हुआ होता है। मसलन वो टॉपिक देता है इलेक्ट्रिक कार्स आर नॉट अ सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इलेक्ट्रिक कार्स आर नॉट अ सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो अब इसमें आप एग्री भी कर सकते हैं, इस बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा, वो बाज़ पाकिस्तान में अगर एनर्जी क्राइसिस चल रहा हो तो वो इलेक्ट्रिक कार्स को रिकमेंड नहीं करेगा। जैसे 2007-8 में ये आया था, तब एनर्जी क्राइसिस बहुत शदीद था। तो जो लोग इलेक्ट्रिक कार्स के हक में लिखेंगे उनको वो कहेगा कि इसको तो ग्राउंड रियलिटीज के नहीं पता। समझ आ गई बात की? तो बाज़ का टॉपिक में वो खुद आपको कह रहा होता है कि खास डायरेक्शन में लेके जाओ, उल्टा होता है। जैसे हम ये कहते हैं बच्चे को, हम कहते हैं ना बर्फ लेके आ तो छेती ना आई, होता है ना, बर्फ लेके आ तो छेती ना आई। तो हम उसे एक्चुअली कह रहे थे कि बर्फ लेके आ और जल्दी वापस आ। ये जो हम कहते हैं छेती ना आई, तो हमारे हिडन वर्ड्स में हम उसे एक्चुअली उसके ऑपोजिट बात कह रहे होते हैं। ये जो हिडन वर्ड्स में ऑपोजिट बात कह रहे होते हैं, दिस इज एक्चुअली कंप्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक। लोगों को कंप्रीहेंशन समझ में नहीं आती, कंप्रीहेंशन नहीं होती ऐसे के टॉपिक की, इसलिए फेल हो जाते हैं।
इसका तरीकेकार ये होता है, मैं इंटरव्यू के लिए भी कंप्रीहेंशन ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है, मैं बताता होता हूँ कि जिस बंदे को जुगल समझ में आती है ना, तो उसको इंटरव्यू का सवाल भी समझ में आएगा, उस बंदे को इंग्लिश ऐसे का टॉपिक भी समझ में आएगा। जिसको जुगल समझ नहीं आती वो बंदा सतही ज़हनियत का मालिक होता है। नंबर 2, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। रीजन बिहाइंड फेलियर इन इंग्लिश ऐसे में, पहली चीज कंप्रीहेंशन, दूसरी चीज स्ट्रक्चर। वो लिखना शुरू करते हैं, एक पैराग्राफ जो होता है वो 200 वर्ड्स का होता है, अगला पैराग्राफ 30 वर्ड्स का होता है। एक पैराग्राफ जो होता है उसके अंदर उसने 10 बातें की हुई होती हैं और एक पैराग्राफ में एक बात भी मुकम्मल नहीं होती। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ऐसे पास नहीं होगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है, अगर आपको ये कहा जाए कि डिप्टी कमिश्नर के नाम खत लिखो, एप्लीकेशन लिखो, और उस एप्लीकेशन में उसे ये कहो कि जी हमारी गली जो है इसके मसाइल हैं तो इनको हल करवाया जाए, और आप लिखे प्यारे डिप्टी कमिश्नर उम्मीद है तुम खैरियत से होगे, हमारी गली में ये मसाइल है, तो क्या वो आपको नंबर देगा? नहीं देगा। तो इंग्लिश ऐसे में अगर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे अगर उसने एप्लीकेशन लिखने का कहा है और आप वो सारी बातें लिखें जो रिक्वायर्ड है, लेकिन आप खत के फॉर्मेट में लिखें तो नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे ही ऐसे के अंदर भी आया है कि अगर आपने ऐसे के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तीसरा रीजन बिहाइंड फेलियर, फ्लॉड ग्रामर। सेंटेंस लिखने के चक्कर में आप लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे जुमले लिख रहे होते हैं। बाज़ वक्त ऐसा होता है मैं इवेल्युएट कर रहा होता हूँ, जब जिसकी इवेल्युएशन कर रहा होता हूँ उसी से पूछता हूँ कि इस जुमले का क्या मतलब है, तो वो कहता है सर ये मतलब वो होगा, उसे खुद नहीं पता होता। तो जिस बंदे की फ्लॉड ग्रामर होती है वो बंदा कभी भी इसको इंग्लिश ऐसे को पास नहीं कर सकता, इंग्लिश प्रेसी को पास नहीं कर सकता। फ्लॉड ग्रामर को ठीक करने का तरीका क्या है कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, और उनको वो जो आपने बचपन में टेंसेस पढ़े थे, 12 टेंसेस एक्टिव वॉइस के, 8 टेंसेस पैसिव वॉइस के, और जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जुमले बनाने हैं आपने, जो जरा कॉम्प्लेक्स जुमले होते हैं उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसकी ये 3 चीजें ठीक है ना, उसके ये फ्लॉड ग्रामर वाला मसला हल हो सकता है। फिर ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने के जिसके बारे में आप क्लियर ना हो। मसलन इट इज हाई टाइम दैट वी शुड डू दिस, तो हम कह सकते हैं इट इज नीड ऑफ द टाइम दैट वी शुड डू दिस। समझ आ रही बात को? तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने जो बिल्कुल सादा हो। चौथी चीज जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं ऐसे में, वो है वर्बोसिटी, लफ्फाजी। होता ही है कि जो बंदा CSS PMS में आता है तो वो सबसे पहले उसे कहा जाता है कि गान में से मुश्किल मुश्किल अल्फाज पढ़ो और उसको अपने नोटबुक में नोट करो। दूसरा होता है GRE की 3500 वर्ड में उनको रट्टा मारना। तो GRE के लफ्जों को रट्टा मारा हुआ होता है, उन लफ्जों की हमें सर पैर का नहीं पता होता। वर्बोसिटी के चक्कर में हम ये कहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि सर्कल्स आर कमिंग टू मी। वर्बोसिटी में ये होता है, वर्बोसिटी में ये सादा थी तो आपको ये बात समझ में आ गई है। लेकिन वर्बोसिटी में जब आप मुश्किल लफ्ज लिख रहे होते हैं तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। जिस लफ्ज को आप जस्टिफाई नहीं करोगे ना तो वो आपका पूरे जुमले का मतलब बिगाड़ देगा। तो सादा अल्फाज में लिखना, इतने सादा अल्फाज, इसके लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि चेक क्या है कि आप कैसे पास होगा या फेल होगा, आप खुद चेक करना चाहिए। जब आप ऐसे लिखें तो उस ऐसे में, उस ऐसे के अंदर उस ऐसे को आप दें एक ऐसे बच्चे को जो जिसने अभी अभी 10th पास किया या 10th में पढ़ता, 10th क्लास के बच्चे को वो ऐसे दें। अगर वो पढ़ने के बाद गए कि भैया या बाजी ये आपने कैसा ऐसे लिखा है कि जिसकी मुझे सारी समझ आ गई है, CSS लेवल का तो ऐसे ही नहीं था, ये PMS लेवल का तो ऐसे ही नहीं था, अगर वो आपसे ये शिकवा करे तो आप पास हो जाएंगे। अगर वो ये कहे कि वाह 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 क्या बात है, इतना मुश्किल ऐसे लिखा है कि मुझे पढ़ने के लिए डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ा, मुझे अल्फाज देखने के लिए डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ा, तो ये CSS लेवल का ऐसे है ना, तो उस ऐसे में आप फेल हो गए। ये बात याद करनी है।
कि जो ऐसे 10वीं क्लास के बच्चे को समझ में आ जाए पढ़ने वो, जिसकी अंग्रेजी का लेवल ठीक हो, ये नहीं कि बिल्कुल नालायक बच्चा हो, ये भी नहीं बहुत लायक हो, तो आपने क्या करना है, उसको उस ऐसे को पास कंसीडर करना है जो 10वीं क्लास के बच्चे को समझ आता है। इंग्लिश ऐसे लिखा जाता है मैसेज के लिए, अवाम के लिए। जो ऐसे राइटिंग होती है ये अवाम के लिए होती है, खास के लिए नहीं होती। तो जो अच्छा इंग्लिश ऐसे है वो सबको समझ आना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हमें समझ में आ रही होती है। गॉट इट? सो आपने इस तरह से ऐसे को अटेम्प्ट करना है। ये बात सबको समझ में आ गई है? हम आगे कंटिन्यू करें इसको, ऐसे को। ये आपके डूज एंड डोंट्स जो थे वो मैंने आपको बताए हैं। कंप्रीहेंशन बेहतर करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, उसके जो छुपे हुए मानी है वो जानने की कोशिश करो, इस बात में छुपा हुआ हिडन मीनिंग क्या है। स्ट्रक्चर को बेहतर कैसे करना है वो स्ट्रक्चर में बताऊंगा, तो उसके साथ साथ आपके ठीक होंगे। ग्रामर को कैसे बेहतर करना है मैंने 3-4 चीजें बताई हैं कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके जो टेंसेज हैं ट्रांसलेशन है वो कर लो, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लो। नंबर 3 पे क्या कर लो, आपके ये बस ये 3 चीजें, ट्रांसलेशन की जो बुक्स हैं तो ये कर लो। उसके बाद करेक्शन जो होती है वो जो 80 रूल्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन है वो अच्छे से पढ़ लो, तो आपकी ये ठीक हो जाता है। और ग्रामर में जहाँ पे आपको जहन में शक पैदा हो कि यार ये जुमला यूं ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसको छोड़ दो, उसको रीफ्रेज करके लिख दो। मसलन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज से सोना नहीं होती। अब आपको ग्लिटर्स लफ्ज का मतलब समझ में नहीं आ रहा, ग्लिटर्स लफ्ज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये ग्लिटर्स की आपको स्पेलिंग नहीं आ रहे, तो कर लेंगे ऑल द शाइनिंग थिंग्स आर नॉट गोल्ड, एक्सेप्टेबल। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई मेरी? समझ में आ गई सबको बात? ये सादा अल्फाज में लिखना है, ऐसे अल्फाज में लिखना है कि जिनकी आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। ये हमारा इंग्लिश ऐसे है। जगह नहीं है तो कुर्सियां उठा ले पीछे से, ये स्टूल है लाइन। बॉडी पैराग्राफ। जब हम बॉडी पैराग्राफ लफ्ज की बात करते हैं तो एग्जामिनर कैसे पेपर हमारा चेक करता है? एग्जामिनर आता है, सबसे पहले देखता है आपकी आउटलाइन को देखता है। अगर आउटलाइन के पॉइंट्स से ठीक लगे तो फिर वो आपका कभी इंट्रोडक्शन पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता। डायरेक्ट कोई भी एक रैंडम पेज खोलेगा, उस रैंडम पेज पे पढ़ना शुरू कर देगा जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब वो कोई भी पेज हो सकता है वो 6वां पेज हो सकता है 7वां पेज हो सकता है पहला पेज हो, रैंडमली पढ़ना शुरू कर देगा। तो जितने बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं उनके अंदर आपकी कंप्रीहेंशन, जो पैराग्राफ की चीजें होती हैं वो सारी ठीक होंगी, तो तब जाके पास होगा। इंग्लिश ऐसे जो है ये नॉकआउट गेम है, इसमें कोई एक भी वीक पैरा आप नहीं लिख सकते। जो भी पैराग्राफ लिखेंगे वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द गिवन स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो मैं भी बताने लगूंगा आपको। तो बॉडी पैराग्राफ जो होता है, ये मैंने आपको ये जो हिस्सा बताया था बॉडी पैराग्राफ वाला, ये इनकी तादाद कितनी होती है? 8 से 12 पैराग्राफ पीएमएस के लिए। 10 से 12 कर लें इसको, कम हो जाए। 10 से 12 पैराग्राफ। ये जो 10 से 12 पैराग्राफ हैं, ये एक सर्किल स्ट्रक्चर है। एक पैराग्राफ के कम से कम 4 हिस्से होते हैं। जो बॉडी पैराग्राफ है इसके 4 पार्ट्स हैं। इसकी एनाटॉमी को देखें तो इसके 4 हिस्से हैं। पहला सेंटेंस जो पैराग्राफ का होता है उसे हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ये ड्रा करें मेरे साथ। टॉपिक सेंटेंस वो जुमला होता है कि जो आप अपने पैराग्राफ में एक दावा करते हैं और फिर उसको साबित करते हैं। टॉपिक सेंटेंस एक दावा है, एक थीसिस है। इसको आपने यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि अल्लाह एक है, ये मेरा दावा है। हो सकता है हमारी क्लास में कोई नॉन मुस्लिम बैठा हो और वो कहे कि अल्लाह एक नहीं है, एक से ज्यादा अल्लाह है, खुदा एक से ज्यादा है। अगर मैं कहूँ गॉड इज वन, ये मेरा थीसिस है, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस होगा जुमले का। मैं फिर उस बात को क्या करूंगा, जो बात मैंने की है
उस बात को एक्सप्लेन करूंगा, उसे हम कहते हैं इलेबोरेशन। उसे मैं क्या करूंगा? इलेबोरेट करूंगा, इलेबोरेशन करूंगा उसकी। इलेबोरेशन से क्या मुराद है कि मैं जो एक जुमला यहाँ पे लिखा है, जो इसका मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उसको मैं खोलूंगा। मैं कहूंगा कि मेरा मतलब ये है कि मैं जब ये कहूंगा कि खुदा एक है, तो उससे मुराद ये है कि खुदा एक होना चाहिए, उसकी ये वजूहात हैं। तो मैं उसकी क्या करूंगा? इलेबोरेशन करूंगा 2 से 3 सेंटेंसेस, 2 से 3 जुमलों में उसकी इलेबोरेशन होगी। देन मैं उसका प्रूफ दूंगा आपको कोई ना कोई। जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं तो हम हवाला देते हैं ना, हम कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म ने ये कहा था, हम कहते हैं कुरान पाक में ये लिखा हुआ है, हम कहते हैं फलां अखबार में ये रिपोर्ट आई है, हम कहते हैं कि फलानी जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसके मुताबिक यूं है, हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये है। हम ये कहते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, इस बात को यूं भी देखा जा सकता है। तो आपका जो प्रूफ होता है दैट कैन बी अ सेइंग, दैट कैन बी एन एग्जाम्पल, दैट कैन बी अ लॉजिक, दैट कैन बी अ यूनिवर्सल ट्रूथ backing your argument, that can be a facts and figures, that can be a report and something else. प्रूफ हम जब अपनी बात को करना होता है वो किसी मिसाल से करना होता है, किसी कहावत से करना होता है, किसी के फरमान से करना होता है, कोई लॉजिक देनी होती है, यस स्पोर्टिंग आर्गुमेंट। यूनिवर्सल ट्रूथ कोई ना कोई होता है जो हमारी बात को बैक कर रहा हो। मसलन हम कहते हैं खुदा एक है, तो अगर 2 खुदा होते हैं तो एक खुदा क्या कहता है कि सूरज को मगरिब से निकालो, एक खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है। अब जब हमने ये बात की कि सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम खुदा एक है इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं कि दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कैन एक्ट एज अ proof for your thesis, for your topic sentence, and आखिरी लाइन आती है, इसे हम कहते हैं कंक्लूडिंग लाइन। ये कंक्लूजन नहीं है, ये आपके पैराग्राफ की कंक्लूडिंग लाइन है। कंक्लूडिंग लाइन क्या होती है? कंक्लूडिंग लाइन इज अगेन, ये 3 से 5 सेंटेंसेस होते हैं और ये अगेन एक सेंटेंस होता है। तो टोटल आपका जो एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ के अंदर 1 2 3 4 7 और 1 8, आपके 8 से 12 जुमलों का एक पैराग्राफ होता है। एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस होते हैं? 8 से 12। और अल्फाज कितने होते हैं एक जुमले में? मैं इसको बहुत सादा करके बता रहा हूं ताकि सबको समझ आए। एक पैराग्राफ में 80 से 120 अल्फाज होने चाहिए। बॉडी पैराग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया था 80 से 120 अल्फाज होने चाहिए। तो एक अच्छा पैराग्राफ वो होगा जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा। टीएमएस एसए के लिए एक अच्छा पैराग्राफ वो होगा जो 80 से 120 वर्ड्स की कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा। दिस विल बी क्या इसे आप कह लें आपका कंप्लीट पैराग्राफ इसके अंदर कवर होना चाहिए। उसके अंदर एनाटॉमी मैंने आपको बता दी, टॉपिक सेंटेंस है, इलैबोरेशन है, प्रूफ है, कंक्लूडिंग लाइन है। कंक्लूडिंग लाइन क्या होती है? जो टॉपिक सेंटेंस होता है, इसी बात को अगर घुमा के लिख दिया जाए, पर इसको रिफ्रेश करके लिख दिया जाए, तो ये कंक्लूडिंग लाइन है। जैसे मैं कहता हूँ गॉड इज वन, तो मैं इसको घुमा के ऐसे लिख सकता हूँ देयर इज नो गॉड बट वन, या देयर इज ओनली वन गॉड, या मैं कह सकता हूँ कि hence it can be said that no other god exists than other than Allah। तो इस तरह से भी घुमा के जो टॉपिक सेंटेंस को बात करनी है, इसे कंक्लूडिंग लाइन कहेंगे। सो ये जो बंदा इस पैराग्राफिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होगा ना, तो उसके बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। ऐसे ही इंट्रोडक्शन का अपना स्ट्रक्चर होता है
और आपका कंक्लूजन का अपना स्ट्रक्चर होता है, आउटलाइन लिखने का अपना एक तरीका होता है, उसके अपने 2-3 तरीके हैं, उनमें से किसी एक को फॉलो करना होता है। इंट्रोडक्शन लिखने के 2 तरीके हैं, उनमें से किसी एक को फॉलो करना होता है। कंक्लूजन लिखने के 1-2 तरीके हैं, उनमें से किसी एक को फॉलो करना होता है। तो पैराग्राफ लिखने के भी कई तरीके हैं, इससे भी ज्यादा पार्ट्स हो सकते हैं, मसलन टॉपिक सेंटेंस, एलैबोरेशन, प्रूफ, उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट, फिर उसका रिबटल, फिर कंक्लूडिंग लाइन। लेकिन पीएमएस के लिए आप ये 4 चीजें लाजमी फॉलो करेंगे। अगर ये 4 चीजें आपके पैराग्राफ में नहीं होंगी तो आपका पैराग्राफ गलत कंसिडर होगा और आपका इंग्लिश ऐसे पास नहीं होगा। सो मैं आपको अभी एक एग्जांपल करवाऊंगा, एक आधा पैराग्राफ लिखवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स दूंगा, आपने कल लिख के मुझे 4 पैराग्राफ चेक करवाने। सबको ये समझ आ गई है? पैराग्राफ की खूबियां, पैराग्राफ के अंदर यूनिटी ऑफ आइडिया होता है। यूनिटी ऑफ आइडिया क्या बता है? यूनिटी ऑफ आइडिया ये होता है कि एक पैराग्राफ में आप एक बात को ही डिस्कस करते हैं, 2 बातों को डिस्कस नहीं करते। यूनिटी ऑफ आइडिया, यूनिटी ऑफ आइडिया से मुराद क्या है? अगर मैं कहता हूं कि ओवर पॉपुलेशन की वजह इलिटरेसी है, तो मैं उस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इलिटरेसी और एजुकेशन से मुतल्लिक बात करूंगा, मैं उसमें हेल्थ की बात नहीं करूंगा। समझ आ गई है? अगर मैं लिखता हूं कि ओवर पॉपुलेशन की वजह पॉवर्टी है, तो मैं उस पूरे पैराग्राफ में पॉवर्टी की बात करूंगा, कोई और बात नहीं करूंगा। समझ आ रही बात की? कि एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया डिस्कस होना है बॉडी पैराग्राफ के अंदर, यूनिटी ऑफ आइडिया। दूसरी चीज होती है कोहेरेंस। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है कि जो आपका पैराग्राफ है उसके जो सेंटेंसेस है, जैसे हम बचपन में, हम स्कूल में जो देसी स्कूलों में गए हैं, तो हमें जब चेयर का ऐसे लिखवाया गया तो ऐसे लिखवाया गया, दिस इज अ चेयर, दिस इज माय चेयर, दिस हैज 2 आर्म्स एंड 4 लेग्स, दिस हैज अ बैग एंड अ सीट, माय टीचर सिट्स ऑन दिस चेयर, या मतलब आई सिट ऑन दिस चेयर डेली। अब ये जो सारे जो मैंने जुमले बोले हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं थे, हर जुमला अपनी जात में अलग अलग जुमला था। लेकिन जब आप यहाँ पे CSS PMS में ऐसे लिख रहे होंगे तो एक जुमले से दूसरा जुमला जुड़ा हुआ महसूस होना चाहिए। वो कैसे जुड़ा हुआ महसूस होगा? एक तो जब आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तब जुड़ा हुआ महसूस होगा, दूसरा हम इसके अंदर कनेक्टर्स लगाएंगे। कनेक्टर्स, मसलन अगर 2 बातें एक जैसी जोड़नी है तो हम कहेंगे 2 बातें एक जैसी हैं, दोनों ब्लू हैं, तो हम कहेंगे लाइकवाइज, सिमिलरली, इन एडिशन टू इट। ठीक है, इस तरह के अल्फाज। अगर 2 अलग बातों को जोड़ने हैं आपने एक तरफ कहा कि ये है तो आप यूज करोगे हाउएवर, बट, येट, ठीक है, अनलाइकली, कंट्रेरीली, ऑन अ कंट्रास्ट, जब आप उसको कर रहे होगे। अगर आप एडिशन करना चाह रहे हो, हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो डिफरेंट तरीकों से आपने इसको इलेबोरेट करना होता है, डिफरेंट तरीकों से पोर्ट्रे करना होता है। कोहेरेंस जो होती है, इसके लिए आप सिंपली नेट पे जाकर सर्च करें कनेक्टर वर्ड्स इन इंग्लिश, तो आपको लफ्जों की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कनेक्टर वर्ड्स इन इंग्लिश। तो वो आप लिख लें अपने पास, कनेक्टर वर्ड्स आपने जाकर सर्च कर लें। कल का हमारा लेक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग पे होगा, इंग्लिश ऐसे के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है। आज मैंने सिर्फ आपको एक पैराग्राफ लिखवाना है और उस पर मैंने आपसे ये स्ट्रक्चर पूरा करवाना है, ये जो हमने यहाँ लिखा है। मैं यहाँ एक टॉपिक सेंटेंस लिखने लगा हूँ, आप सारे लोग अपने अपने कागजों पे उसकी ना एलेबोरेशन मुझे लिख के दिखाएंगे। जुमला में लिखा है करप्शन इज काज्ड बाय पॉवर्टी। सिंपल जुमला है, आपने इस जुमले को रिफ्रेज करना है, यही बात करनी है कि करप्शन जो है ना किस वजह से होती है, गुर्बत की वजह से होती है। इनके पास कागज पेंसिल नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हैं क्लास में? विजिट कर रहे हैं। इस जुमले को रिफ्रेज करें, अपने लफ्जों में लिखें। ये जुमला जो मैंने लिखा है इसको रिफ्रेज करें।
एक जुमला ही बनाना है। करप्शन इज काज्ड बाय पॉवर्टी। इसने लिख लिया आपका कर। Poverty is a root cause of corruption. ठीक है, और कोई Poverty is a major reason behind corruption. इज अ मेजर रीजन। Poverty leads to corruption. Poverty leads to corruption. Poverty is one of the reason of corruption. Poverty is one of the reasons of the corruption. ठीक है, और Poverty is based on corruption. poverty is based on corruption. Corruption is based on poverty. बताओ। So poverty is a major source of corruption. अच्छा, और ये देखो यही बात थी ना, हर बंदे ने इसको डिफरेंट तरीके से परसीव किया। हम यही चाहते हैं कि जब हम इंग्लिश ऐसे लिख रहे हों, हर बंदा इसको खुद से लिख रहा हो, क्योंकि जब आप किसी को कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर वो ऐसे नहीं रहेगा, वो रेप्लिका हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगी, वो आपको पास नहीं करवाएगा। हर बंदा अपने लफ्जों में इस बात को लिखेगा। अब ऐसा करो, इसी बात को दो जुमलों में एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करना है, आपने सेंटेंस लिख लिया, दो सेंटेंसेस इसके बारे में लिखो। इसको इलेबोरेट करो, इसी थीसिस को जो आपने लिखा है, जो बात लिखी है, 2 या 3 जुमलों में इसको इलेबोरेट करो, एक्सप्लेन करो इसको। बेसिकली आपने करप्शन और पॉवर्टी का रिलेशन बयान करना है एक्सप्लेनेशन में। So when poor people are unable to meet up their expenses, hence they indulge in corruption to show their expenses. और वैसे बोल रहे, उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहा, उर्दू में बोलते हैं। मेरा सवाल ये है, गुर्बत से करप्शन कैसे पैदा होती है? मेरा ये सिंपल सवाल है, गुर्बत से करप्शन कैसे पैदा होती है? आपके पास कोई आंसर है इस बात का? गुर्बत की वजह से एक ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, उनको फीड करने के लिए ठीक है, और Poverty leads people towards corrupt practices to fulfill their बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, और While the poor can't meet their basic needs, बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, ठीक है, और they rely on corrupt practices. ठीक है, और उर्दू में जवाब देने से सीनियर सिटीजन अशार जो डेवलप के अपनी आमदनी में पूरी हो सके उसको मीट करने के लिए जो ठीक है, बेसिक नीड्स एंड वांट्स कर लें इसको, लाइफस्टाइल हाई करने के लिए, लाइफस्टाइल हाई करने के लिए, और Especially in poverty में जैसे lack of education होता है, people become a part of society. वेरी गुड, ठीक है, और सब बेसिक नेसेसरी को फुलफिल करने के लिए करप्शन की ठीक है, और मेरे मिलकर हो जाता है, ठीक है, ये जितनी बातें आपने की हैं सारी बातें ठीक हैं, लेकिन देखो मेरा सवाल ये था, गुर्बत से करप्शन कैसे पैदा होती है? तो उसमें बुनियादी चीज क्या है? पॉवर्टी कहते किसे हैं, गुर्बत कहते किसे हैं? When there is no public administration, so people left with no choice but corruption. लैक ऑफ फैसिलिटीज या बेसिक नीड गुर्बत कहते हैं, देखो जब बेसिक हम वर्ड को पे गौर नहीं करते ना, तो फिर हम इधर उधर की हाँकते हैं। लफ्ज पे गौर करो, गुर्बत की तारीफ ये है कि अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए वसाइल का ना होना गुर्बत। इज इट सो? अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए वसाइल का ना होना क्या कहलाता है? गुर्बत। जब हम कहते हैं कि ये है, तो अब इंसान जो है वो क्या चाहता है कि मैं अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करूं। तो बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए इंसान करप्शन करता है, ये हमारी इसकी इलैबोरेशन है। पहला जुमला आप लिखेंगे, करप्शन इज काज्ड बाय पॉवर्टी व्हेन अ पर्सन फील्स दैट ही इज अनएबल टू फुलफिल हिज नीड्स थ्रू लेजिटिमेट मींस ही गोज फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। कितनी मुश्किल बात थी ये, कौन सी
ऐसे की किताब में लिखी हुई है ये बात करने के लिए हमें अरस्तू को पढ़ना जरूरी है? ये जो मैंने बात की है नहीं जरूरी। ये बात पढ़ने के लिए हमें बर्ट्रैंड रसल को पढ़ना जरूरी है ये बात करने के लिए? सादा सी बात है ना, हर बंदे को समझ आती है। तो आप सबसे पहले सवाल करें कि गुर्बत से करप्शन कैसे पैदा होती है, तो इस चीज का आंसर करने एक जुमले के अंदर मैंने बताया कि जब इंसान के पास अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए रिसोर्सेज ना हो तो वो क्या करता है, करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद है जो आपकी इस बात को साबित करती हो? कोई रिपोर्ट मौजूद है आपके पास? दुनिया का सबसे करप्ट तरीन मुल्क कौन सा? कीनिया। कीनिया अमीर मुल्क है या गरीब मुल्क है? गॉट इट? ठीक है, फिर आप इसमें कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो करप्शन इंडेक्स के अंदर नंबर आया है वो हम लोग ऊपर गए हैं, यानी ज्यादा करप्ट हुए हैं। तो वजह क्या थी? हमारे यहाँ पे कोविड की वजह से लोगों के पास चीजों की, कमोडिटीज की वैल्यूज बढ़ गई। जब कमोडिटीज की वैल्यूज बढ़ी तो फिर जो लोग थे उन्होंने अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए किसका सहारा लिया? करप्शन का सहारा लिया। हम इसको इस तरह से बात कर सकते हैं, 2 से 3 जुमलों में इस बात को आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर नहीं लिख सकते तो फिर चले जाए, पीएनएस के काबिल नहीं है आप लोग। ठीक है, लिख सकते हैं ना 2-3 जुमलों में। फिर उसके बाद एंड पे आए, hence it can be said that poverty is increasing corruption in society, concluding line बन गई। मैंने एक पैराग्राफ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। क्या मैंने सबसे पहले पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं? ये होता है हमारा थीसिस कि आपका मौकफ क्या है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, ये 4 सवाल एक पैराग्राफ लिखते हुए आपने अपने आप से करने हैं। पहला कि आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरा सवाल, आप ये क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह बताएं कि ये कैसे आप ये बात कर रहे हैं। तीसरा जो बात आपने की है, क्या आपके पास उसका कोई सबूत मौजूद है, कोई मिसाल मौजूद है। और एंड पे, अच्छा तो क्या आप अपनी बात को साबित कर सके हैं जो आपने ऊपर बात की थी। ये 4 चीजें हमारे पास हैं। ये आपका जो पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है, इसका आंसर टॉपिक सेंटेंस है। ये आपकी इलैबोरेशन है, ये आपका प्रूफ है, और ये आपकी कंक्लूडिंग लाइन है। ठीक है नी? ये किसको ये बात समझ में नहीं, हाथ खड़ा करें। सर मैं तो समझता हूं मोस्टली स्टूडेंट थर्ड पॉइंट में लैग करते हैं। ये तो आप चेक करवाएंगे, मैं बताऊंगा आप किस चीज में लैग करते हैं। बाज लोगों के पास सिर्फ थर्ड पार्टी होता है, वो स्टार्ट उससे करते हैं। मसलन हम कहेंगे जी डिक्टेटरशिप जो होती है उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, तो बजाय इसके कि इसको थीसिस के तौर पे लें, वो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि जनाब जब मुल्क में डिक्टेटरशिप थी, मुशर्रफ दौर के अंदर हालात खराब थे, और वो तीसरे नंबर पे आना था, मुशर्रफ दौर के हालात खराब थे। तो ये डिपेंड करता है, ये 4 चीजों की तरतीब का ख्याल करना। सबसे पहले कि आपकी बात क्या है, दूसरे नंबर पे ये बात क्यों है, तीसरे नंबर पे क्या इस बात पे कोई प्रूफ है, और चौथे नंबर पे कि आपकी बात क्या बात है। तो उसका प्रूफ के बाद अपने आप से पूछेंगे आज ये जो ऊपर मैंने बातें की ये ठीक है, दैट्स इट, दिस इज कंप्लीट योर कंप्लीट। इससे ज्यादा बॉडी पैराग्राफ नहीं।
होता है, और चीज़ें भी होती हैं, काउंटर आर्गूमेंट भी होता है, रिबटल भी होता है, बाज़ हम उस पर कोई और भी बात ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने मुझसे यही सीखना और यही तरीका फॉलो करना। मैं इसको इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। इंग्लिश एसे के अंदर अक्सर औकात ऐसा होता है टीचर्स आर चार्जिंग सिर्फ एसे के लिए 30-30 हज़ार चार्ज कर रहे होते हैं, और वो कर क्या रहे होते हैं, खड़े होकर यहाँ पे 4 जुमले अंग्रेजी के बोलते हैं। स्टूडेंट ये समझता है कि ये टीचर मुझे बड़ा कुछ आता है, लेकिन मैं ही नाअहल हूँ, मैं ही नालायक हूँ, मैं ही निकम्मा हूँ, लिहाजा मैं इसको फीस दूंगा तो ये टीचर क्या करेगा, मुझे ये चीज़ें सिखा देगा। जब वो फीस दे देता है उसके बाद वो वापस कुछ दिनों के बाद बंदा देखता है कि मेरे अंदर तो इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, तो उसकी वजह ये होती है कि बेस से चीज़ें समझाई और बताई नहीं गई होती। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इसमें से बॉडी पैराग्राफ में से जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया बॉडी पैराग्राफ का, आप लोगों ने ड्रा करना है, ये सवाल अपने पास लिख लें और उसके बाद असाइनमेंट कर लें, होमवर्क कर लें। होमवर्क आपका सिंपल टॉपिक है, ओवर पॉपुलेशन, इसके काजेस, मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, आपने कल 4 पैराग्राफ हर बंदे ने बना के लाने। पहले सेंटेंस में आप बताएंगे कि हाउ पॉवर्टी काज, आप पहले जुमले में कहेंगे कि पॉवर्टी इज अ रीजन बिहाइंड ओवर पॉपुलेशन, फिर आप बताएंगे पॉवर्टी से ओवर पॉपुलेशन कैसे होती है, फिर आप उसका प्रूफ देंगे कि जनाब देखें ये एग्जांपल्स हैं, पॉवर्टी की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, फिर उसके बाद आप उसको कंक्लूड करेंगे। फिर अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे, इलिटरेसी, इलिटरेसी ओवर पॉपुलेशन को काज करती है, अपने लफ्जों में लिखेंगे, फिर उसको लिखेंगे कैसे काज करती है, फिर उसका प्रूफ देंगे और फिर उसके बाद से कंक्लूड करेंगे। फिर बताएंगे कि इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल एलीट, कि जो पॉलिटिशियंस ने फैसले लेने होते हैं कि लोगों को आप क्या करें, आबादी ज्यादा करने से रोकें, तो वो इस चीज में सीरियस नहीं है, तो इस चीज को आप लिखेंगे। फिर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, मौलवी चाहे वो इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, जोदाइज्म का हो, वो ये कहता है कि आप ज्यादा औलाद पैदा करो ताकि आपके रसूल की उम्मती ज्यादा हो, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन। तो ये आपने बतानी है कि क्या ओवर पॉपुलेशन या जिसे फैमिली प्लानिंग हम कहते हैं, तो क्या फैमिली प्लानिंग जो है वो रिलीजन के खिलाफ है, क्या रिलीजन इससे हमें रोकता है। ये कल आप लोगों ने लिख के लाना, ये कल आप लोगों ने लिख के लाने। 4 पैराग्राफ होंगे, हर पैराग्राफ में एक आपका क्वेश्चन है तो करें मुझसे। यस, मेन कॉज ऑफ करप्शन इज पॉवर्टी, किसने लिख के भेजा, ठीक है। क्वेश्चन करें कोई है? ये जो
पैराग्राफ आपने बताए ये 80 से 120 वर्ड जो आपने 80 से 120 वर्ड्स एक पैराग्राफ में आपने 8 से 10 जुमले लिखने हैं। 8 से 10 जुमले काफी होंगे एक पैराग्राफ में, और फिर अगला पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। इन टोटल आपने कल कितने जुमले लिख के लाने हैं? 10 और 4 40, 40 से ज्यादा सेंटेंसेस भी होंगे और वो 4 पैराग्राफ्स की शक्ल में होंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ऑनलाइन वालों के जो क्वेश्चन है मुझे व्हाट्सएप कर दें।